नमस्कार, आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बीबीसी इंडिया पर ईडी का एक्शन, लगा 3 करोड़ का जुर्माना। शराब से जीवन और परिवार हो रहा बर्बाद, पीडीपी चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। महिलाओं को 2500 रुपए पर सीएम रेखा से मिलेंगे आतिशी, पत्र लिखकर मांगा वक्त। संगम के जल पर आई रिपोर्ट पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, कहा लोगों के जीवन से ना करें खिलवाड़। धर्मेंद्र यादव का सीएम योगी पर निशाना, लगाया नफरत फैलाकर राजनीति करने का आरोप। इंदिरा गांधी को दादी कहे जाने पर राजस्थान में मचा बवाल, पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस का प्रदर्शन। मिनट दो वरना नहीं मिलेगा स्टारलिंक, जेलेंस्की के धोखे पर यूएस की यूक्रेन को चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। बीबीसी इंडिया की मुश्किल एक बार फिर बढ़ गई है। साल 2023 में न्यूज़ पोर्टल पर जिस फेमा मामले में जांच चल रही थी, अब उसी केस में ईडी ने कंपनी पर 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बीबीसी इंडिया पर कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन के चलते विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी के 2 साल बाद अब ईडी ने एक आदेश जारी किया, जिसमें बीबीसी पर 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एजेंसी ने बीबीसी के 3 डायरेक्टर्स पर 1.14 करोड़ रुपए का भी जुर्माना लगाया है। ईडी ने फरवरी 2023 में नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी ऑफिस में आयकर विभाग के सर्वे के बाद ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के मुनाफे के डायवर्जन के कथित गैर अनुपालन के लिए मामला दर्ज किया था। एक अधिकारी ने नाम न छापे जाने की शर्त पर कहा, हमने शुक्रवार को एक निर्णायक आदेश जारी किया है, जिसमें फेमा के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए बीबीसी इंडिया पर जुर्माना लगाया गया है। बीबीसी के एक प्रवक्ता ने कहा, बीबीसी भारत सहित जिस भी देश में काम करती है उसके नियमों को मानती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि न तो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया और न ही इसके निदेशकों को प्रवर्तन निदेशालय से कोई आदेश प्राप्त हुआ है। प्रवक्ता ने कहा, किसी भी आदेश के प्राप्त होने पर हम उसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे और अगला कदम क्या उठाना चाहिए इस पर विचार करेंगे। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी पीडीपी शराब बिक्री के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रही है। शराब बिक्री के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान आज श्रीनगर में शुरू हुआ। पार्टी की युवा शाखा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अभियान की शुरुआत इल्तिजा मुफ्ती ने की। पीडीपी ने अभियान से जुड़ा एक आह्वान किया है। साथ ही आपको बता दें, कुपवाड़ा विधायक फयाज अहमद मीर ने विधेयक पेश किया है। विधेयक में मादक पेय पदार्थों के विज्ञापन, बिक्री, खरीद, खपत और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। हम आज यहाँ एक बहुत सीरियस मुद्दे पे हैं। आपको पता है, ड्रग्स और अल्कोहल, नशा, हर एक किस्म का नशा, वो ड्रग्स हो, शराब हो, जम्मू कश्मीर में कैसे आग की तरह फैल रहा है। और इसीलिए जो पीडीपी के एमएलए हैं कुपवाड़ा से, फयाज मीर साहब, उनने जेके असेंबली का जो अगला सेशन है, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड अ बिल ऑन द अल्कोहल बैन। एंड यहाँ पे हमने ये जो सिग्नेचर कैंपेन की जो मुहिम है, उसका आगाज हमने आज पीडीपी ऑफिस से किया। आप लोग सब जानते हैं, कश्मीर में जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो ड्रग्स में जा रहे हैं, शराब में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी का फैब्रिक है वो अब कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। इसलिए हमारा यहाँ आने का मकसद यही था कि हम पब्लिक में एक अवेयरनेस करें अगेंस्ट ड्रग्स, एंड वी आस्क पीपल टू सपोर्ट अस, बिकॉज पीडीपी ने जो अभी असेंबली सेशन स्टार्ट होने वाला है पहले वीक में, मार्च में, फयाज मीर साहब जो हैं कुपवाड़ा के, उनने एक बिल लाया है विच सीक्स टू बैन अल्कोहल। आप लोग जानते हैं पिछले 4-5 सालों में जम्मू कश्मीर में शराब के कितने ठेके बढ़ाए हैं। अल्कोहल इज फ्रीली अवेलेबल। हमें पता है हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो ड्रग्स में भी जा रहे हैं, शराब में भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो फैमिलीज हैं वो टूट रही हैं। हमारा जो मॉरल फैब्रिक है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। इसलिए मैं हमारी जो पब्लिक है उनसे भी गुजारिश करूंगी, पीडीपी ने जरूर ये बिल लाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी पब्लिक है वो भी हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दे, शाना बशान हमारे साथ खड़े रहे। पीछे जो हमारे सारे वर्कर्स, वॉलंटियर्स आए हैं, मेरा आपको अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज को फोन पर कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अब इस पर उदित राज का बयान सामने आया है। इस पूरे मामले पर उदित राज ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती, उनकी पार्टी पर आरोप लगाया और कहा है कि बीएसपी पार्टी कार्यकर्ता है जो मुझे फोन कॉल के माध्यम से गालियां दे रहे हैं और अपशब्द भी कह रहे हैं। आप मायावती का ट्वीट देख लीजिए। आकाश आनंद का खास तौर से धमकी भरे लहजे में उन्होंने लिखा है
उसके बाद से 18, 19, 20, 21, 22 लगातार धमकियां और कम से कम 30 फोन तो मैंने रिकॉर्ड किया, कॉल रिकॉर्ड किया, गाली गलौज देना। कल तो हद हो गया कि इनाम घोषित किया है मेरी हत्या का, और सब बसपाई है। तो आज पुलिस कमिश्नर से 1 बजे मिलने का समय मांगा है कि सुरक्षा दिया जाए और इनके खिलाफ अप्रोप्रिएट कार्रवाई हो। हमने राजनीतिक भाषा इस्तेमाल किया, लेकिन ये हिंसा की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और आश्चर्य है कि पुलिस को, डीसीपी को, कमिश्नर को हमने अप्रोच कर दिया था उसी दिन, 18 तारीख के शाम को ही लिख दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनकी धमकियां आना बंद नहीं हो पा रही। फोन नहीं मैं उठा पा रहा हूं, मेरे फोन रिकॉर्ड हैं, फोन के एविडेंसेस है, सैकड़ों फोन आ रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जब भी मैं उत्तर प्रदेश में सक्रिय होता है, इस तरह की कार्रवाई बहुत पहले भी किया था, इसलिए 2012 के बाद में दिल्ली में हुआ। महिला समृद्धि योजना को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार सवाल उठा रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है और 23 फरवरी को आतिशी ने आप विधायक दल के साथ मिलने का समय मांगा है। 2500 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को देने से जुड़ी योजना को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री के वायदे के बावजूद पहली कैबिनेट में ये योजना पास नहीं की गई है। मुझे अचंभा है, रेखा गुप्ता जी कल ही भाजपा की मुख्यमंत्री बनी है और वो पहले ही दिन मोदी जी से पूछ रही हैं कि आप कौन होते हैं हमें एजेंडा बताने वाले। वो पहले ही दिन जेपी नड्डा जी से पूछ रही हैं कि मेरी सरकार है, नड्डा जी आप कौन होते हैं मुझे एजेंडा बताने वाले। क्योंकि वादा तो मोदी जी ने किया था, वादा तो नड्डा जी ने किया था, लेकिन पहले ही दिन रेखा गुप्ता जी मोदी जी से पूछ रही हैं कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले। अब दिल्ली सरकार मैं चलाऊंगी। मोदी जी के वादों को तो पहले ही दिन मैंने झूठा साबित कर दिया, नड्डा जी के वादों को पहले ही दिन झूठा साबित कर दिया, और अब मोदी जी और नड्डा जी मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते। अब मैं अपनी मर्जी से दिल्ली सरकार चलाऊंगी। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि दिल्ली में कई स्थान हैं जहां बारिश में पानी भर जाता है। ऐसा ही एक स्थान है मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे, जहां पानी भराव की शिकायत हमेशा मिलती थी। मैंने अधिकारियों से कहा है कि दिल्ली में जहां भी पानी भरता है वहां अभी मौसम से पहले काम होना चाहिए, पंप लगाने चाहिए, पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। हम सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में बारिश के समय में कोई ऐसी जगह ना हो जहां पानी भरे। कि दिल्ली में जो ऐसे स्थान हैं जो बारिश में जहां पर पानी भर जाता है, और ऐसी एक स्थान है मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे जहां पे पानी की भराव की हमेशा शिकायत मिलती थी, मगर सीजन से पहले ही मैंने सारे अधिकारियों को कहा है कि दिल्ली में ऐसे जितने भी पॉइंट है जहां पे पानी भरता है उस पे अभी से काम होना चाहिए, वहां पे अभी से पंप होने चाहिए, वहां पे ड्रेनेज की पूरी सफाई होनी चाहिए, वहां पे डीसिल्टिंग होनी चाहिए, और हम ये इंश्योर करेंगे कि दिल्ली में बारिश के समय में कोई भी जगह ऐसी, कोई सड़क ऐसा ना हो, फ्लाईओवर ऐसा ना हो जिसके नीचे कहीं पर भी पानी भरे। तो ऐसे ही वो देखने आए थे और ये आगे क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये दावा करते थे कि पेरिस और जापान जैसी सड़कें बनाई जाएंगी। देखिए, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता हूं, पेरिस और जापान और लंदन, मगर हम दिल्ली को जैसी राजधानी होनी चाहिए वैसी सुंदर राजधानी बनाएंगे, ताकि लोग जब दिल्ली पर चलें, दिल्ली की सड़कों पर चलें, तो उनको गर्व हो। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने कहा है कि भाजपा को पिछली सरकार द्वारा दिए गए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मॉडल का अध्ययन करना चाहिए, जो दिल्ली में वंचितों के लिए बेहद प्रभावी हुआ है। भाजपा को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे बान की मून, नॉर्वे के राष्ट्रपति दिवंगत कोफी अन्नान और स्टैफोर्ड ने मोहल्ला क्लिनिक की प्रशंसा की थी। पिछले साल लगभग 40 देशों ने अपने देशों में भी मोहल्ला क्लिनिक लागू करने में रुचि व्यक्त की थी। सीएजी रिपोर्ट पर वो कहते हैं कि इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा चुनाव के दौरान झूठ बोल रही थी। देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा को स्टडी करना चाहिए कि कैसे पिछली दिल्ली सरकार ने एक ऐसा प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल दिया जो
अंडर सर्व्ड के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। मुझे लगता है कि भाजपा को स्टडी करना चाहिए कि कैसे हमारी सरकार ने वहां पर लगभग 350 मेडिसिन मुफ्त दी लोगों को और लगभग 450 टेस्ट मुफ्त थे मोहल्ला क्लिनिक में। मुझे लगता है भाजपा को ये समझना चाहिए कि कैसे चाहे बन की मून जी हो, चाहे नॉर्वे के प्रधानमंत्री हो, चाहे लेट कोफी अन्नन जी हो, कैसे उन्होंने बार बार मोहल्ला क्लिनिक को अप्रिशिएट किया, स्टैनफोर्ड ने अप्रिशिएट किया और लास्ट ईयर 40 कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया था इस मोहल्ला क्लिनिक को अपनी कंट्रीज में इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसकी हर जगह ना सिर्फ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल स्तर पे भी बहुत तारीफ बटोरी है मोहल्ला क्लिनिक ने, एक अफोर्डेबल फ्री हेल्थ केयर मॉडल बना के अंडर सर्व्ड के लिए। और अब इसकी डिमांड बहुत पॉश इलाकों से भी आ रही थी। ऑन डिमांड ग्रेटर कैलाश में 3 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए। तो मेरा भाजपा से अनुरोध रहेगा, इसको स्टडी करें, कैसे यहाँ पे इतना फुटफॉल अट्रैक्ट हुआ, कैसे इस सिस्टम को आम आदमी पार्टी ने इतना कारगर बनाया और अपने बाकी राज्यों में भी इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें जो इंटरनेशनली भी इम्प्लीमेंट करने की विचार किया जा रहा है। देखिए, इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि चुनाव के दौरान भाजपा बार बार झूठ बोल रही थी। कुछ कागज जो भाजपा ने अपने दफ्तर में मैन्युफैक्चर किए, सिर्फ उन्हीं को लहराकर इनके बड़े बड़े मंत्री प्रेस वार्ता तक कर दिए हम पे झूठे आरोप लगाने को। जहां तक सीएजी रिपोर्ट के टेबल होने की बात है, तो दिल्ली सरकार की फॉर्मेलिटीज मोडालिटीज थी वो सब कंप्लीट हो चुकी थी। स्पीकर साहब को ऑलरेडी ये रिपोर्ट पेश की जा चुकी थी। तो जो भी सरकार होती ये रिपोर्ट पेश होनी ही थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में प्रयागराज में संगम का जल प्रदूषित पाया गया है। इसके आने के बाद गंगा और यमुना नदियों के जल की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने की वजह से इस रिपोर्ट को साजिश भी नहीं बता पा रही है। कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक लोग गंगा जल लेकर सच बोलते थे। आज उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा गंगा जल के लिए ही झूठ बोला जा रहा है और बुलवाया जा रहा है। अगर ये रिपोर्ट दिल्ली लखनऊ के बीच संघर्ष और मंथन की उपज है तो ये राजनीतिक संक्रमण न देश के लिए अच्छा है और न उत्तर प्रदेश के लिए ठीक है। सपा नेता ने कहा कि सरकार को लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट के जरिए गंगा जल को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों की व्यक्तिगत राय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ज्यादा सही है तो इस बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। सपा नेता ने कहा कि जो लोग उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के दबाव में आकर रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं और भ्रामक वीडियो डाल रहे हैं, उस पर न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। सीपीसीबी की रिपोर्ट की माने तो संगम के पास गंगा और यमुना के जल में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा अत्यधिक है। यह कई बीमारियों का कारण बन सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट के आने के बावजूद लोगों और विशेषकर श्रद्धालुओं का मानना है कि गंगा जल हमेशा की तरह पवित्र है। गंगा जल की गुणवत्ता पहले की तरह बरकरार है। यूपी विधानसभा में एलओपी और समाजवादी पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे के बयान पर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि मुख्यमंत्री की विचारधारा किसी योगी से मेल नहीं खाती, ना ही वो उत्तर प्रदेश जैसे गौरवशाली इतिहास वाले राज्य के मुख्यमंत्री के सामने टिकती है। उन्हें अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमारे राज्य के युवाओं के पास रोजगार नहीं है। योगी आदित्यनाथ को इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि उनकी किस्मत में कोई रचनात्मक काम नहीं हुआ जो इस राज्य को बचाने में मदद करे। कि जो विचारधारा है, जो सोच है, वो किसी साधु सन्यासी योगी की सोच नहीं लगती। उनके विचारों को हम अभी गए थे लखनऊ में, बजट का वो भाषण सुन रहे थे, तो ऐसा लगा कि ये जो भाषण कर रहे हैं, जो अभिव्यक्त कर रहे हैं, विचारधारा दे रहे हैं, ये किसी साधु सन्यासी योगी का नहीं है और न ही ऐसे मुख्यमंत्री का है इस प्रदेश के कि जिस प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास। उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना और माना जाता है। गंगा जमुनी संस्कृत है और लेकिन जो विचार दे रहे हैं बाबा योगी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश,
ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ऐसे किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिसका गौरवशाली इतिहास देश और दुनिया में है, जिसने इस देश को आधे दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री दिया हो, और किसी योगी का, सन्यासी का, साधु संत का ये विचार नहीं रखता है। उत्तर प्रदेश की बधाइयों पहुंचे आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। साथ ही सांसद ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर नफरत फैलाकर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि भले ही मुख्यमंत्री कितना भी प्रयास कर ले, प्रदेश में पीडीए गठबंधन बहुत मजबूत है। यूपी चुनाव 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी। ये केंद्र का चुनाव नहीं है 27 का, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। और स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व अगर किसी के हाथ में और कोई करना है किसी को, तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को करना है। कांग्रेस के लोग हमारे सहयोगी लोग इस चुनाव में भी थे, 6 सीटें जीते भी हैं, 17 सीटें लड़े भी थे। तो कांग्रेस के लोग, मुझे उम्मीद है जैसा शानदार गठबंधन हमारा पार्लियामेंट में चला, उससे भी शानदार गठबंधन हमारा असेंबली के चुनाव में चलेगा। क्या कारण है दिल्ली में नहीं चल पाया? शशि थरूर जो है वो खुद कह रहे हैं कि मैं असंतुष्ट हूँ पार्टी में, मेरा भूमिका क्या है? अरे उनकी आंतरिक मामला है, उस पार्टी, मुझे क्या पता उनकी भूमिका क्या है। उनकी पार्टी के 10 तय करेंगे, हम लोग तय करेंगे। वो जब अपनी पार्टी में वो नहीं कर, अरे भाई उसके लिए हम थोड़े जिम्मेदार हैं, वो उनका आंतरिक मामला हो सकता है, वो अपना पार्टी में चीजें समझ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं भतीजा ना आया, चाचा को नहीं लाया कुंभों में। देखिए, वो सोचते हैं कि इस तरह की बातें करके परिवार में किसी तरह का दुराव सामने ला पाएंगे। तो मैं उनसे कहूंगा, काठ की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, बार बार चढ़ने वाली नहीं है। पूरा समाजवादी परिवार, समाजवादी पार्टी का एक एक व्यक्ति, एक एक समर्थक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ा है। और जो परिणाम अभी लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, उससे भी बेहतर परिणाम और बहुत बड़ा परिणाम आप आने वाली विधानसभा में देखेंगे। अब इन बातों को कोई नोटिस नहीं लेता है, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। और मैं समझता हूं जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है विधानसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जो गरिमा थी, उस गरिमा को ठेस पहुंचाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राज्य के लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में उनके पिता नीतीश कुमार को फिर से सत्ता में लाने के लिए वोट देने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पिता 100% फिट हैं। बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर अटकलें लग रही हैं। इसे लेकर मंत्रियों के बयान भी सामने आए हैं। वही अटकलों में कहा गया है कि नीतीश कुमार की बेटी की होली के बाद राजनीति में एंट्री हो सकती है। इन अटकलों के बीच शुक्रवार को निशांत कुमार का बयान सामने आया। हालांकि निशांत ने पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में अपनी राजनीति में प्रवेश को लेकर चल रही अटकलों पर कुछ भी नहीं कहा। दिल्ली में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद निशांत कुमार पटना लौटे थे। निशांत ने संवाददाताओं से कहा कि यह चुनावी साल है, मैंने पहले भी लोगों से अपील की थी कि वे मेरे पिता को वोट दें और मैंने अब भी वही किया है। उन्होंने बिहार के लिए बहुत काम किया है और उनके सत्ता में लौटने से विकास की प्रक्रिया जारी रहेगी। जब उनसे उनके पिता के मुख्य प्रतिद्वंदी और राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उठाए गए सवालों के बारे में पूछा गया तो निशांत ने साफ कहा कि उनके पिता पूरी तरह से फिट हैं। हाल में ये अटकलें भी तेज हो गई थी कि निशांत कुमार की जदयू में एंट्री हो सकती है, खासकर जब यह सवाल उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं तो पार्टी में उत्तराधिकारी की क्या योजना होगी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाया है, तब से वो अपना कोई भी फैसला खुद नहीं ले पाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की जनता अब एनडीए सरकार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव चाहती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीर्घायु हों, लेकिन ये तभी हो सकता है जब भाजपा उन्हें स्वस्थ रहने देगी। हम लोग तो ईश्वर से कामना करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी दीर्घायु हों, वो पूरी तरह से स्वस्थ रहें, लेकिन बीजेपी वाले उन्हें स्वस्थ रहने देंगे तब ना। बीजेपी वालों के साथ जब से गए हैं तब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो सार्वजनिक मंचों से दिखा है, जिस तरह का वो बात कह रहे हैं, कहीं
कहीं गड़बड़ा जा रहे हैं, इस पर लोगों को शक और शंका होता है। इसी पर तेजस्वी जी लगातार कहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बीजेपी ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है, मुख्यमंत्री जी को चारों ओर से घेर लिया गया है, अब वो अपने कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो ये बात तो सब लोग, बिहार की जनता कह रही है। तेजस्वी जी तो लगातार, उनके स्वास्थ्य की चिंता स्वाभाविक है, चाचा हैं तो भतीजे को है, लेकिन अब जनता जो है ये एनडीए सरकार नहीं चाहती है। अब जनता तेजस्वी सरकार चाहती है बिहार की। तेजस्वी जी ने काम किया है, जो काम करेंगे उसका ऐलान किया है, इसलिए जनता तेजस्वी जी को अपना आशीर्वाद देगी। राजस्थान विधानसभा में 6 कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद पैरवा ने कहा है कि जिस तरह से संसदीय परंपराओं का उन्होंने उल्लंघन किया है ये गलत था। दादी शब्द अपमानजनक नहीं था, फिर भी अध्यक्ष जी ने कहा है कि इसे हम निकलवा देंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हंगामा किया तो ये होना तय था। पर आए गतिरोध थमे, लेकिन गतिरोध नहीं रुका है, वो अपने हाथ पड़े हुए हैं। देखो, जिस तरह से संसदीय परंपराओं का उन्होंने उल्लंघन किया है और जिस तरह से आक्रोशित होकर जिस तरह से अध्यक्ष जी पे किया है, तो ये गलत था। निश्चित रूप से जो भी उन्होंने दादी बोला, एक दादी शब्द अपमानजनक शब्द था नहीं। हम दादी, दीदी, बहन सब बोलते ही हैं, लेकिन उसको उन्होंने गलत समझा। फिर भी अध्यक्ष जी ने कहा भाई इसको हम निकलवा देंगे शब्द को, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस तरह का प्रयास किया, इसलिए ये तय था होना। इसके साथ नहीं, वो तो ये कह रहे थे कि वीडियो है और उसमें सब दिख जाएगा, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, जो वो कह रहे हैं वो उनको दिखा दिया जाएगा। हमने भी देखा है निश्चित रूप, जिस तरह से हम तो वहीं मौजूद थे, जिस तरह से उन्होंने आक्रोशित होकर जिस तरह से हमारे अध्यक्ष जी पे जिस तरह का वो प्रयास किया, वो निंदनीय था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के समय भी विपक्ष के तौर पे जब बीजेपी थी तब वो भी आते थे डाइस के ऊपर, वो भी नहीं, डाइस के ऊपर कभी नहीं जाते थे। हमारे तो प्रतिपक्ष के नेता सीट ही नहीं छोड़ते थे, वो बिल्कुल मर्यादा में रहते थे। लेकिन जिस तरह से इतने वरिष्ठ डोटासरा जी और जुली साहब वरिष्ठ थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। टीकाराम जूली का कहना है कि तिवारी को जानता है कौन है। राजस्थान विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत के द्वारा इंदिरा गांधी को दादी कहे जाने का मामला बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से इसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अपमान बताते हुए जमकर बवाल चल रहा है और वेल में आकर नारेबाजी भी की गई थी, जिसके बाद 6 कांग्रेस विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। इसे लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने की बात कर रही है। देखिए, जो सरकार ने मुद्दे बनाए थे चुनाव जीतने के लिए, वो तो फ्लॉप शो सामने आ गया है। 5 लाख हिंदू को 50 लाख मुसलमान को दिए। सरकार बनते हम लोग हरियाणा की तरह दाम कम कर देंगे यहाँ पेट्रोल डीजल के। जो वादे किए गए थे वो वादे सब फ्लॉप साबित हो रहे हैं। बजट जो आया है, प्रधानमंत्री की भाषण सुन लीजिए, जो उन्होंने उस वक्त कहा था, पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक तो आर्मी में भी हो रहे हैं। पेपर लीक जुडिशरी और हाईकोर्ट के अंदर हो रहे हैं। पेपर लीक यूपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, किस राज्य में नहीं हो रहे थे। पर राजस्थान को टारगेट बना करके हमें बदनाम किया गया, जबकि हमने बहुत व्यवस्था करी बच्चों के लिए भी, उनके ठहरने की, उनके खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं पाए बच्चे। उसके बाद में ही जब प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं और मीडिया, जो आप जानते हो मीडिया साथ दे रहा मोदी जी का, आप लोग तो कितने कोशिश कर लो, भले कैमरा ले लेके खड़े हो जाओ, मेहनत कर लो, पसीना बहा दो, पर आपकी भी एक सीमाएं हैं। बाकी तो आप जानते हो क्या हो रहा है देश के अंदर, दिखाता नहीं मीडिया। पूरे चुनाव में हमारे खिलाफ अभियान चला दिया मीडिया ने। नतीजा ये रहा, हमारी सरकार चली गई, अब जाके लोग पश्चाताप कर रहे हैं, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन की एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इस बीच उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की को चेतावनी देते हुए रेयर अर्थ मिनरल्स की मांग की है। ट्रंप ने कहा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स दो, वरना स्टारलिंक नहीं मिलेगा। जेलेंस्की के साथ ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि की बातचीत में ये चेतावनी दी गई है। दरअसल जेलेंस्की ने $500 बिलियन के मिनरल सस्ते में देने का वादा किया था, लेकिन बाद में यूक्रेन अपने वादों से मुकर गया। ऐसे में सवाल उठता है कि यूक्रेन में जो अरबों का खनिज भंडार है, क्या उस पर अमेरिका कब्जा करेगा।
एक सवाल ये भी है कि क्या रूस यूक्रेन की जंग में अमेरिका भी कूदेगा, क्योंकि यूएस की जो शर्तें हैं उसके अगर यूक्रेन ने नहीं माना तो अमेरिका क्या करेगा। दरअसल यूक्रेन के जिन इलाकों में अधिकतर मिनरल्स है वहां रूस का कब्जा है। यूक्रेन के डोनबास, लुहांस्क, डोनेत्स्क और 60% खनिज है। 40% खनिज भंडार मध्य और पश्चिम यूक्रेन में है। लीज प्रोग्राम के तहत इन इलाकों में अमेरिका का कब्जा संभव है। अमेरिका का कब्जा दिखाने पर रूसी फौज को यहाँ से हटाना होगा, उसे जगह खाली करनी होगी। ऐसी स्थिति में रूस और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले भी ट्रंप की तरफ से मिनरल्स की बात सामने आई थी, लेकिन अब वो इसको लेकर काफ़ी सीरियस हो गए हैं। वैसे कहा जाता है कि अमेरिका फ्री में कुछ भी नहीं करता। पिछले 3 साल से अमेरिका जो यूक्रेन को हथियार दे रहा था वो यूं ही नहीं दे रहा था, उसकी नज़र यूक्रेन की खनिज भंडार पर टिकी हुई थी। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।